देखो, पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन क्या होता है। और प्रोडक्शन का डेफिनेशन हम क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से और मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से बताए थे कि प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन के बारे में हम बताए थे कि क्रिएशन ऑफ फिजिकल गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम प्रोडक्शन का डेफिनेशन बताए थे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज कॉल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या व्हाट इज इनपुट, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि द फैक्टर या द एलिमेंट विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोग बात किए थे हमारे कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हम बोले थे हम लोग के चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग बात किए थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका रिलेशन के बारे में हम लोग बात किए थे। तो हम आपको बताए थे सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट का मतलब। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हम बताए थे, एक फिक्स इनपुट को यूज करके जो हम आउटपुट रियलाइज करते हैं। टोटल आउटपुट रियलाइज बाय एम्प्लॉइंग फिक्स्ड इनपुट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। और वन आउटपुट रियलाइज बाय एम्प्लॉइंग अ फिक्स इनपुट, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। और चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, हम एक एडिशनल इनपुट को यूज करके जो हम आउटपुट हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और उसके बाद हम आपको पिछले क्लास में, आपको याद होगा, हम ये टेबल आपको बताए थे। पिछले क्लास में हम आपको ये टेबल बताए थे, देखिए ये टेबल बताए थे और इसमें से चार रिलेशन हम आपको बताए थे। तो आज हम सीधा आपको लेके चलते हैं अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक्सप्लेन द explain the law of explain the law of diminishing explain the law of diminishing return with the help of example, with the help of example, with the help of example। ये आपको हम क्वेश्चन का मतलब बता रहे हैं। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहला बात, सबसे पहले या तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का डेफिनेशन डालना होगा, फिर इस लॉ को आपको एक्सप्लेन करना होगा। दो क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसके बाद हम बात करेंगे,
और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो अभी हम बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो टोटल प्रोडक्ट को लेकर बताया गया है, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इसको मार्जिनल प्रोडक्ट को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। दोनों डेफिनेशन सेम है। बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में जब आप डेफिनेशन बोलिएगा तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट को लेकर आपको बताना है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको जब बताइएगा तो उसमें टोटल प्रोडक्ट को लेकर बात करना है। अब बात आता है कि सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है। अगर इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट बट वन इनपुट इज वेरिएबल। अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं एक इनपुट को छोड़कर, बाकी जो हमारे इनपुट है, रेस्ट जो हम लोग के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को छोड़कर, या तो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एक फैक्टर को छोड़कर, एक मिनट, एक फैक्टर को छोड़कर। हेलो। हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। पोस्ट स्पीड पोस्ट मैंने पोस्ट ऑफिस से भेजे हो। पोस्टेज अकाउंट। ठीक। ठीक। क्या बोले थे पवित्रा, क्या बोल रहे थे लाइन? हम्म। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें आप तीन को कांस्टेंट कर दो, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल रखो। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल इनपुट्स आर कांस्टेंट एंड ओनली वन इनपुट्स आर वेरिएबल। अगर हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है और एक इनपुट को छोड़कर सारे इनपुट को अगर हम कांस्टेंट कर दिए, जिस इनपुट को हम छोड़ दिए हैं, जिसको हम लोग वेरिएबल इनपुट बोल रहे हैं, अगर उस इनपुट को कंटिन्यूअसली अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उस इनपुट के इंक्रीज करने से जो टोटल प्रोडक्ट हमको मिलता है वो डिमिनिशिंग वे में मिलता है, मतलब डिक्रीजिंग वे में हमको मिलता है। उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस वन इनपुट्स आर वेरिएबल and rest of the inputs are constant. If one input is increased continuously, the total product realized in diminishing way is called law of diminishing return. जो हमको टोटल प्रोडक्ट मिलता है वो हमको डिमिनिशिंग वे में मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिफिनेशन भी हम बोल दें। अब उसको यहाँ भी एक बार पढ़ के भी बता देते हैं। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस other inputs remaining constant, if one input is increased continuously then marginal product of the variable input is decreased continuously, then marginal product of the variable inputs are decreased continuously। एक इनपुट को चेंज करने से, जिस इनपुट को हम चेंज कर रहे हैं उस इनपुट को चेंज करने से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट में चेंजेज आ रहा है वो डिक्रीजिंग वे में मिल रहा है। मतलब इनपुट को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन हम जिस रेशियो में इनपुट बढ़ा रहे हैं हमारा आउटपुट उस रेशियो में नहीं मिल रहा, डिक्रीजिंग वे में मिल रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हम एक एग्जांपल देते हैं
जो आपको समझ में भी आएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट। अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट का मतलब हुआ एक को छोड़कर बाकी इनपुट को तो हम लोग कांस्टेंट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अमाउंट का मतलब रुपया नहीं, यहाँ अमाउंट का मतलब वॉल्यूम। मतलब हम मान लो हम एक इनपुट को चेंज कर रहे हैं, और जिस इनपुट को चेंज कर रहे हैं उस इनपुट का नाम है लेबर। तो यहाँ पर हम ये अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट का मतलब नंबर ऑफ लेबर। एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर, मतलब नंबर ऑफ लेबर। हम यहाँ पर कितना इम्प्लॉय अपने प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बढ़ा रहे हैं, ये हुआ यहाँ अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट का मतलब। हम इसको हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ लेबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट का मतलब जिस इनपुट को हम कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग लिखे नंबर ऑफ वेरिएबल इन अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट हम यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये हम लोग का अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट। बगल में हम लोग लिख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, देखिए 10। जब हम एक इनपुट यूज किए थे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 था, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनपुट में इंक्रीमेंट किए। एक इनपुट था, वहां हम दो इनपुट कर दिए, तो मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 26 हो गया। हम इनपुट को और बढ़ाए, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 45 हो गया। इनपुट को और बढ़ाए, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 60 हो गया। इनपुट को हम और बढ़ाए, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 70 हो गया। इनपुट को और बढ़ाए, अब मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 75 हो गया। इनपुट को और बढ़ाए, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 77 हो गया। अब देखो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। हम जैसे जैसे इनपुट को बढ़ा रहे हैं, उस इनपुट को बढ़ाने से मेरा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो किस वे में इंक्रीज हो रहा है अभी पता चल जाएगा। आप यहाँ लिखो मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले तो भाई 10 ही होगा। जब हमारा इनपुट 1 था तो मेरा टोटल प्रोडक्ट 10 था। वैसे केस में मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 ही होगा, दूसरा से चेंज होगा। देखिए मेरा टोटल प्रोडक्ट 26, इसके पहले टोटल प्रोडक्ट 10 था, तो ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट 16 हो गया। मतलब जब हमारा इनपुट 1 यूज हो रहा था, हम एक इनपुट को यूज करके हम टोटल प्रोडक्शन 10 यूनिट किए थे, 10 यूनिट। लेकिन हम और एक इनपुट इंक्रीज किए ताकि मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो, तो हम एक इनपुट से दो इनपुट कर लिए। मतलब दोनों इनपुट मिलकर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 26 हुआ। तो पहला वाला तो प्रोडक्ट, पहला इनपुट से तो हमारा प्रोडक्शन था ही 10, लेकिन जो दूसरा इनपुट को हम यूज किए तो मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होके 26 हुआ। तो इस 26 में से पहला वाला हटा दो, पहला जो 10 है उसको आप हटा दो, तो ये जो 26 में से 10 हटा दिए थे 16।
ऐसे करके सारे इनपुट का जो एडिशनल इनपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, उस एडिशनल इनपुट के इंक्रीज होने से जो टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक एक करके आप निकाल दो। फिर लिखो 45 माइनस 26, तो ये माइनस करके आपका आया 19। फिर 60 माइनस 45, ये आपका 15। फिर 70 माइनस 60, तो ये आपका 10। 75 माइनस 70, तो ये हमारा 5। 77 माइनस 75, तो ये मेरा 2। ये देख लो, अब देख लो, आपके सामने पिक्चर है। आपके सामने पिक्चर है कि आपका एक इनपुट को चेंज करने से आपके मार्जिनल इनपुट में क्या चेंजेज हो रहा। सबसे अच्छा तो पहला था, जब हमारा इनपुट 1 था तो उस समय वो इनपुट के चेंज होने से हमारा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ था वो 10 था। सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन उसके बाद देखो, आप एक और एक्स्ट्रा इनपुट यूज किए तो आपका टोटल प्रोडक्ट, वो जो एक्स्ट्रा इनपुट था उससे 16, ये उससे भी बेस्ट था। एक और एक्स्ट्रा इनपुट आप यूज किए तो देखो आपका टोटल प्रोडक्ट 19 हुआ। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, आप एक एक इनपुट जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो आप इंक्रीज किए हैं उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ा था। हर इनपुट अपना ज्यादा इफिशिएंसी लेवल दिखाया था। हर इनपुट अपना ज्यादा प्रोडक्टिविटी किया था। हर इनपुट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन आफ्टर द 3 इनपुट आपका टोटल जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगा। देखो, हम आपको क्या बोले, इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट and only one inputs are continuously increase in production process, the change in marginal product of input is diminishing way। मतलब आप जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, उस मतलब जिस इनपुट को आप चेंज कर रहे हैं, उस इनपुट को चेंज करने से जो टोटल प्रोडक्ट या जो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो डिक्रीजिंग वे में मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो देखो, वैसे वैसे आपके सामने पिक्चर है, जब आप 7 इनपुट यूज की थी तो उस समय देखो आपका टोटल प्रोडक्ट 2 है। 2 मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर इनपुट लेबर है, 7वां मतलब 7 नंबर में जो लेबर काम करने के लिए फैक्ट्री में आया था, वो 7वां लेबर सिर्फ 2 यूनिट बनाया। सिर्फ 2 यूनिट बनाया। सातों लेबर मिल के 2 यूनिट नहीं बनाए। जो 7वां लेबर था वो सिर्फ 2 यूनिट बनाया। क्यों भाई? आपका तो पहले अच्छा परफॉर्मेंस था। पहले आपका एक लेबर 10 यूनिट बनाया, एक लेबर 16 यूनिट बनाया, एक लेबर 19 यूनिट बनाया। उसके बाद आपका इतना खराब परफॉर्मेंस क्या है? यही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलता है हम सारे इनपुट को चेंज तो कर नहीं सकते, किसी एक इनपुट को ही चेंज कर सकते हैं, सारे इनपुट को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हमको चेंज करना है, सारे इनपुट को चेंज करेंगे तो फिर ये कंसेप्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का जो कंसेप्ट है हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में ये बताया गया है, आपके जितने भी इनपुट है, मतलब रेस्ट जो 3 इनपुट है, उनको आपको कांस्टेंट रखना होगा और सिर्फ एक इनपुट को ही चेंज करना पड़ेगा। आप जिस इनपुट को चेंज कर रहे हैं उस इनपुट को चेंज करने से जो आपका टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ रहा है, उसी को लेके आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में बताना है। उसी को लेके बताना है। अब ये डायग्राम है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये देखिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं, एक्सप्लेन द
Explain the law of variable proportion. Explain the law of variable proportion. Explain the law of variable proportion with the help of example. With the help of example. सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बताना होगा कि प्रोपोर्शन, PROPORTION, यही तो लिखा हुआ, यही तो लिखा हुआ, देखो मिलाओ, PROPOR, वही तो लिखा हुआ, उसके बाद TION। सर वो नहीं, उसका ऊपर का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन लिखे है ना, वहाँ प्रो 2 बार लिख लिए। अच्छा अच्छा, 2 बार लिख दिए, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये लो, ये देख लो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन होता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अब डेफिनेशन को हम रीड कर रहे हैं, अब देखिएगा। और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का डेफिनेशन हम बताए थे, उस डेफिनेशन से कंपेयर करिएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। अब देखिएगा, जब ये डेफिनेशन हम अभी रीड करेंगे तो इसमें सिर्फ हम टोटल प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। और जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, पढ़ रहे हैं, देखिएगा। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, अदर इनपुट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ वन इनपुट इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली, अगर एक इनपुट को अगर हम कंटिन्यूअसली अगर इंक्रीज करते हैं, देन टोटल प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ दैट इनपुट, हर सारे के सारे इनपुट यूज कर रहे हैं तो नो डाउट हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। लेकिन सारे इनपुट में हम एक इनपुट को ही चेंज कर रहे हैं, सारे इनपुट को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक इनपुट को चेंज कर रहे हैं। और बाकी का जो रेस्ट इनपुट है हम उसको कांस्टेंट कर दे रहे हैं। और जिस इनपुट को हम चेंज कर रहे हैं उसको हम लोग वेरिएबल इनपुट बोलते हैं। और उस इनपुट को चेंज करने से जो टोटल प्रोडक्ट में हमको जो इंक्रीजिंग दिखाई देता है, तो एट द इनिशियल स्टेज वो तो इंक्रीजिंग दिखाई देता है, बट आफ्टर सर्टेन स्टेज इट विल बी डिमिनिशिंग। लेकिन एक स्टेज के बाद वो डिमिनिशिंग वे में इंक्रीज हमको दिखाई देता है। अगर जैसे मान लो एक इनपुट यूज कर रहे हैं तो मेरा टोटल प्रोडक्ट 10 है, दो इनपुट यूज कर रहे हैं तो मेरा टोटल प्रोडक्ट 19 हुआ। क्यों भाई, 20 होना चाहिए, 19 क्यों हुआ? क्या एक एक्स्ट्रा इनपुट हम इंक्रीज किए तो 9 क्यों हुआ? उससे भी 10 होना चाहिए। हम एक इनपुट और बढ़ा दिए, 3 इनपुट कर लिए, और तीनों इनपुट मिलकर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 27 हुआ। क्यों भाई, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 27 क्यों हुआ? इसका मतलब आपका टोटल प्रोडक्ट आस्ते 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 डिक्रीजिंग कर रहा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, other inputs remaining constant, if one input is increased continuously, then total product of the different unit of that input will increase
एट द इंक्रीजिंग रेट एट द इनिशियल स्टेज। शुरुआत में आपका जो इनपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं, उस इनपुट के इंक्रीज करने से जो टोटल प्रोडक्ट है शुरू शुरू में इंक्रीजिंग रेट में वो इंक्रीज दिखाई देता है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट विल बी डिमिनिशिंग। लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंक्रीज है टोटल प्रोडक्ट का, वो डिमिनिशिंग वे में, डिक्रीजिंग वे में इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल। हम आपको पहले ही बोले कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों का कंसेप्ट एक ही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में जब हम एक्सप्लेन करेंगे, उस समय हम मार्जिनल प्रोडक्ट को लेके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो टोटल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके करेंगे। तो देखो हम आपको इसके नीचे एक टेबल भी दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट। अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यहाँ वेरिएबल इनपुट का मतलब आपका कोई भी इनपुट हो सकता है जिसको आप प्रोडक्शन में आप वेरिएबल रखे हैं और जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आप चेंज भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी वेरिएबल इनपुट के चेंज करने से आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग वे में इंक्रीज होगा। तो चलो, अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट, इसके नीचे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके लिख दो। उसके बाद लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट 10, 26, 45, 60, 70, 75, 75। देख लो। हाँ, वैसे हम आपको बता दें टोटल प्रोडक्ट ऐसे तो आपको लग रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप टोटल प्रोडक्ट को ऐसे ना देखकर अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट को देखो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट से हम समझ सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज अगर हम कर रहे हैं, मतलब इनपुट में अगर चेंज कर रहे हैं, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट किस तरीके से इफेक्टिव हो रहा है, मेरा टोटल प्रोडक्ट किस तरीके से इफेक्टिव हो रहा है, मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है। तो ये देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट 10, 26 से 10 माइनस कर दो, 45 से 26 माइनस कर दो, 60 से 45, 70 से 60। ये देखो, इससे आपको दिखाई देगा। देखो, इससे आपको समझ में आ रहा है कि आप जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपका जो आउटपुट है वो आपको डिक्रीजिंग वे में मिला। देखो, पहला इनपुट में 10, सेकेंड इनपुट में 16, थर्ड इनपुट जो आप यूज किए थे उसमें 19। ये देखिए, वेरी गुड। लेकिन फोर्थ यूनिट से आपका इंक्रीज ना के डिक्रीज हो गया। तो इसलिए जब हम डिफिनेशन पढ़ रहे थे तो हम एक बात बोल रहे थे, आप उसको ध्यान से फिर से सुनिए। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस अदर इनपुट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ वन इनपुट इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली, देन the total product of the different unit of that input will increase at the increasing rate at the initial stage। आप जो इनपुट को चेंज कर रहे हैं उस इनपुट को चेंज करने से जो मेरे को टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है इनिशियल स्टेज में, वो इंक्रीजिंग रेट में जैसे एक इनपुट है तो 10, तो दूसरा इनपुट भी 10, तीसरा इनपुट भी 10। लेकिन अब देखो, पहला इनपुट को आप यूज किए हो तो टोटल प्रोडक्ट आपका 10 है, दूसरा और एक एक्स्ट्रा इनपुट आप यूज कर रहे हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट 16 हुआ। देखो कितना गुड परफॉर्मेंस है आपके इनपुट का। तीसरा इनपुट और आप यूज कर रहे हो तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो देखो 19 हुआ।
तीसरा इनपुट जो आप अपने प्रोडक्शन करने के लिए लाए हैं या उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो आपका कितना वेरी गुड इनपुट है। लेकिन एट द इनिशियल स्टेज में ही ये टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग दिखाई देगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन स्टेज इट विल बी डिमिनिशिंग, वो घटते क्रम में दिखाई देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसको आप टेबल के हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लॉ, अब हम बात करते हैं रिटर्न टू स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, इसको देखिएगा। ये देखो, ये डिफिनेशन डाले देखो। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, इफ ए फॉर्म vary ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी फॉर्म, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोड्यूसर
अगर अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करता है, अपने इनपुट को चेंज करता है, जिस इनपुट को वो प्रोडक्शन में यूज कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन से, सेम डायरेक्शन से। अगर मान लो एक इनपुट आपका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इनपुट भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर ले लो, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप कैपिटल ले लो। पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लेबर थे, और पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10 लाख रुपया थे, 10 लाख रुपया आपका लगा हुआ था। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस लेबर को डबल कर रहे हैं। 10 लेबर थे, अब 20 लेबर बढ़ा रहे हैं, मतलब 100% अब लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 10 था, अभी और 10 लगा दिए तो 20 हो गया। तो आपका कैपिटल भी पहले 10 लाख था, तो आपको और कैपिटल लगाना होगा, तो 20 लाख आपका कैपिटल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन एंड सेम डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं। अगर आप एक इनपुट जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं, आपका दूसरा इनपुट भी उसी रेशियो में इंक्रीज करना होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्केल। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, फिर से देखिए। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, इफ ए फॉर्म vary all the factor of production or input which the firm uses for production in the same proportion and same direction, then it is called change in scale। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं, जिस इनपुट को चेंज कर रहे हैं, अगर उस इनपुट में या और बाकी इनपुट में सेम प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। और अब आता है उसी को बोलते हैं चेंज इन स्केल। अब आता है व्हाट इज रिटर्न टू स्केल। तो हम बोलेंगे चेंज इन स्केल में चेंज करने से जो हमारा टोटल आउटपुट में चेंजेज आता है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिटर्न टू स्केल। चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू रिटर्न चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल का मतलब अब लेबर नहीं बढ़ाओगी, अब कैपिटल पहले से ज्यादा नहीं लगाओगी, आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होगा। आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपका जो प्रोडक्शन करने का तरीका होता है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन स्केल, ड्यू टू चेंज इन स्केल इज कॉल्ड रिटर्न टू स्केल। नीचे देखो डिफिनेशन लिखा हुआ है, चेंज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है। अगर आउटपुट में आप चेंज कर रही हो, आउटपुट में चेंज करने से मतलब आउटपुट में जो चेंज हो रहा है वो ड्यू टू चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल में चेंज करने से जो टोटल आउटपुट में चेंजेज आ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिटर्न टू स्केल। तो अगर आता है एग्जाम में व्हाट इज रिटर्न टू स्केल, तो पहले आपको बताना होगा चेंज इन स्केल क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना होगा कि रिटर्न टू स्केल होता है क्या होता है। अब 3 तरह का रिटर्न टू स्केल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये देखिए, ये 3 तरह का रिटर्न टू स्केल होता है। पहला हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप इनपुट
जिस रेशियो में चेंज कर रहे हैं आपका आउटपुट भी उसी रेशियो में चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर आप इनपुट डबल कर रहे हैं तो आपका आउटपुट भी पहले के कंपेयर में डबल हो गया। आप इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका आउटपुट भी पहले के कंपेयर में कम हो गया। माने इनपुट को जिस प्रोपोर्शन में आप चेंज कर रहे हैं आपका आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसी को बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, वो आप देखिएगा। मान लेते हैं एक इनपुट का नाम रखें हम x1 और दूसरे इनपुट का नाम रखें x2। देखिएगा, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं रिटर्न रिटर्न टू स्केल। ये देखिए, मान लेते हैं ये इनपुट आप 3 यूज कर रहे हैं, ये इनपुट 2 यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं जो x1 इनपुट है वो आप 3 यूज कर रहे हैं, और जो x2 इनपुट है वो आप 2 यूज कर रहे हैं, और ये दोनों इनपुट यूज कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो 10 मिला। अब आप क्या कर रहे हैं, पहला वाला इनपुट को भी डबल कर दिए और दूसरे वाले इनपुट को डबल कर दिए। मतलब आपने डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ये भी डबल हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ। आप जिस प्रोपोर्शन में आप अपना इनपुट को चेंज कर रहे हैं आपका आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हुआ। इसी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन ये पहला केस, फिर x1, फिर x2, फिर टोटल प्रोडक्ट, अब फिर रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। ये इनपुट 3 यूज हो रहा था, ये इनपुट 2 यूज हो रहा था, आपका टोटल प्रोडक्ट 10 था। लेकिन आप इनपुट को चेंज कर दिए, इनपुट को डबल कर दिए, और टोटल प्रोडक्ट आपका डबल से भी ज्यादा हुआ। आप इनपुट को सिर्फ डबल किए, मतलब इनपुट पहले 3 था वो आप 6 कर दिए। इनपुट आपका पहले 2 था, x2 वाला, आपने 4 कर दिया। तो जो आपका आउटपुट भी है पहले से डबल हो गया, जहाँ 10 था 20 नहीं हुआ, 20 से भी ज्यादा हुआ, 50 हुआ। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन ये देखिए फिर लास्ट एग्जांपल, x1, x2, टोटल प्रोडक्ट और रिटर्न टू स्केल। ये 3, ये 2 और ये 10। मतलब आप पहला जो x1 था वो 3 यूनिट यूज कर रहे थे, जो x2 था आप 2 यूनिट यूज कर रहे हैं, और आपका टोटल प्रोडक्ट 10 हुआ। हम अब इनपुट को चेंज कर रहे हैं, इनपुट को हम डबल कर दिए, तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो हम लोग का 15 हुआ। देखो पहला वाला में क्या हुआ था, आपका इनपुट 10 था, आपका आउटपुट भी 10 हो गया, मैंने 10 और बढ़ गया, मैंने टोटल 20 हो गया। आपका ये इनपुट देखिए 2 था, यहाँ पर आप और 2 बढ़ा दिए, मैंने 4 हो गया। ये इनपुट 3 था और आप 3 बढ़ा दिए, तो ये इनपुट आपका 6 हो गया। तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, वो भी डबल हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, आप इनपुट को डबल कर रहे हैं, दोनों इनपुट को डबल कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो डबल से कम हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग, मतलब लास्ट वाला डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये देखो, तो इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, हम दे देते हैं आपको इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न टू स्केल? और फिर इसी में एक्सप्लेन द
explain the different types of explain the different types of return to a scale with the help of example. With the help of example. ये देखिए